तो डेटा अनलेबल्ड है, उसके ऊपर कोई भी हाँ हाँ क्लस्टरिंग हाँ। एल्गोरिथम लगा इस देते हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है कि हम क्लस्टरिंग के बारे में इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हमने वाकई ठीक क्लस्टरिंग की है कि नहीं। ठीक है। जी सर। बेसिकली होता ये है कि जब हमने डॉक्यूमेंट्स की क्लस्टरिंग कर दी है, हमने उसके ग्रुप्स तो बना लिए, लेकिन हमें ये भी पता नहीं है कि ये जो हमने चार ग्रुप्स निकाले हैं ये वाकई चार होने चाहिए, शायद पांच ग्रुपिंग बेहतर होते। ठीक है। जी तो सर। अब हमें थोड़ा सा, यानी एक तो ये कि हम इन पर्टिकुलर किसी एक इंस्टेंस के बारे में ये नहीं कह सकते कि इसको हमने ठीक क्लस्टर में डाला है कि नहीं डाला है। ठीक है। सही। जी अगर सर। आप अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप पर्टिकुलर एक एक इंस्टेंस के बारे में ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसको मैंने ठीक क्लासिफाई किया कि गलत किया है। लेकिन क्लस्टरिंग में हम किसी एक एक इंस्टेंस के बारे में ये नहीं कह सकते। तो हमारे पास जनरली जो है तीन तरह के अप्रोचेस हम यूज कर सकते हैं कि हमें ये पता चले कि ये वाकई हम ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जी सर। एक अप्रोच तो ये है कि हम इंट्रिंसिक एवेल्युएशन टेक्निक्स यूज करें। ठीक। इंट्रिंसिक एवेल्युएशन का मतलब ये है कि हम जैसे डिस्टेंस बेस्ड मेजर के ऊपर हमने एक साथ या एक साथ ना रखने का फैसला किया था कि ये एक क्लस्टर में आएंगे कि नहीं, जी उसी जी। तरह से एक और मेजर यूज करें जो समवट डिस्टेंस की तरह के ही है, और उसके ऊपर हम डिसाइड करें कि ये वाकई हमने ठीक क्लस्टरिंग की है कि नहीं। उसकी एक मिसाल ऐसी है कि अगर हम देख लें कि जिन इंस्टेंसेस को हमने एक क्लस्टर के अंदर डाला है, उनके सही। अपने क्लस्टर का जो सेंट्रॉइड है उससे ऑन एवरेज डिस्टेंस कितना है। तो जितना वो डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही हमने बुरी क्लस्टरिंग की है, जितना वो डिस्टेंस कम होगा उतनी हमने अच्छी क्लस्टरिंग की है। हम ये चाहते हैं कि जो इंस्टेंसेस एक क्लस्टर के अंदर हों वो अपने सेंट्रॉइड के करीब करीब हों। इस तरह से कुछ टेक्निक्स एवेल्युएशन के ये भी हो सकते हैं कि सेंट्रॉइड जितने आपस में दूर दूर हों उतनी अच्छी हमने अच्छी क्लस्टरिंग की है। ये सारे टेक्निक्स अभी आप अगला जो इस वीक का जो टास्क है उसके अंदर ये एवेल्युएशन टेक्निक्स के अंदर ये सारी चीजें हैं। डन है सर, डन है सर। एक और हाँ हाँ। क्वेश्चन मेरे कुछ प्रीवियस टॉपिक्स में से मैंने नोट किए हुए थे अच्छा। सर। और क्वेश्चन। और एक जो है वो एक्सट्रिंसिक एवेल्युएशन टेक्निक्स भी हो सकती है कि हमने क्लस्टरिंग कर ली है, अब हमारे पास कोई एक्सटर्नल रिसोर्स है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमने क्लस्टरिंग ठीक की है कि नहीं की। जी सर, सही है सर। ये नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे वैल्यूएशन टेक्निक ऑन क्लस्टरिंग। हाँ हाँ हाँ, ये सारा ये इस वीक में अभी मैं आपको लिंक दूंगा, वो आपका अगले इस वीक का टास्क होगा। और डन है सर। सर कुछ मेरे प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। जी जी। सर क्वेश्चन वन ये है कि स्लाइड्स में आपने लेक्चर में मेंशन किया हुआ था आउटलायर वर्सेस एबनॉर्मल डिटेक्शन। आपने इन दोनों को अलग अलग मेंशन किया हुआ था, आउटलायर आउटलायर डिटेक्शन, वर्सेस। आउटलायर डिटेक्शन और एबनॉर्मली डिस्कवरी। जी जी जी। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आई वाज जस्ट कंफ्यूज, मतलब एबनॉर्मली और आउटलायर में। एनॉमली। सॉरी, एनॉमली। जी सर। अच्छा। ये बेसिकली ऐसा है कि आउटलायर जो है ना, ये एक ऐसा इंस्टेंस है कि जो बाकी डेटा इंस्टेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ना, यानी ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई स्टोर है जिससे रोजाना जो है मुख्तलिफ कस्टमर्स आते हैं और वो दिन में 100-200 रुपए की जो है चीज़ें परचेज करते हैं। लेकिन एक बंदा जो है वो आके 5,000 की चीज़ें परचेज करता है रोजाना या हर दूसरे दिन के बाद। तो हिज बिहेवियर इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है। बाकी कस्टमर्स जो हैं वो महीने में 10 दफा आते हैं, ये एक बंदा महीने में 40 दफा आता है। तो कोई भी ऐसा इंस्टेंस हो कि जो बाकी इंस्टेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट हो उसको हम कहते हैं आउटलायर। ठीक हो डन है गया। सर। और इन दोनों, दूसरा एनोमली का और डिफरेंस क्या है एनॉमली सर? जो है वो इन जनरल कोई भी मसला हो सकता है, मसलन हमारे पास डेटा सेट जो है उसके अंदर कोई वैल्यू हमें नहीं पता, मिसिंग वैल्यू है। जी ठीक सर। हो गया। तो वो वैल्यू हमें नहीं पता, सो दिस इज एन एनॉमली। हमारे पास एक ऐसा एक मसला आ गया है कि जिससे हमें उस इंस्टेंस की सर्टेनिटी का नहीं पता चल रहा। सही है सर। ठीक है। उसके हमारे पास कोई नॉइज वैल्यू हो सकती है कि उस एक कॉलम की वैल्यू जो है वो एंट्री के वक्त कुछ गलत वैल्यू एंटर होगी और अब वो बहुत बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी वैल्यू से। ठीक है सर, ठीक हो ठीक गया। है सर। तो एनॉमली जो है वो डेटा सेट के अंदर कोई भी ऐसा मसला आ जाए, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर कोई भी यानी डाउटफुल इंफॉर्मेशन आ जाए या मिस इंटरप्रिटेशन आ जाए, सो दैट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ एनॉमली। आउटलायर जो है वो एक इंस्टेंस है, यानी उसके सारे फीचर्स मिला के वो बाकी जी। इंस्टेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। डन है सर। ठीक है। इनॉर्मली ये आउटलायर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई जो है गलत वैल्यू हो। आउटलायर जो है वो लेजिटिमेट वैल्यू हो सकती है बट इट्स वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। डिफरेंस है।
हाँ डन है ठीक सर, है। दिस इज क्लियर सर। सेकंड हाँ, क्वेश्चन ये मसलन है। अगर हमारे पास ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बैंक में, तो जो लीगल ट्रांजैक्शंस हैं वो दिन में हजारों लाखों के हिसाब से हो रही होंगी। जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है वो शायद दिन में या बहुत दिनों बाद कहीं एक होगी। तो वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जो है उसकी वैल्यूज लीगल है, मतलब ये है कि जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन को शो कर रही है, बट सिंस दैट ट्रांजैक्शन वाज फ्रॉडुलेंट, तो इस वजह से वो एक आउटलायर के तौर पे आएगा, उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा बाकी सबसे, बाकी डेटा से डिफरेंट है, सो बाकी डेटा ओके। से बिल्कुल डिफरेंट होगा जी। थैंक यू सर। सर सेकंड क्वेश्चन ये है, सर आपने जी जी। डेटा को विजुअलाइज करके दिखाया था लेक्चर्स में। सो हाँ वो तो हाँ न्यूमेरिकल डाटा था, आई मीन उनको हम प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर सकते थे, विजुअलाइज कर सकते बिल्कुल। थे। सर व्हाट अबाउट अदर काइंड ऑफ डाटा लाइक इमेजेस हैं, बहुत ज़्यादा इमेजेस, 5000 इमेजेस हैं, तो उस तरह के डाटा को हम किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं? कैटेगोरिकल डाटा है या फिर किसी और टाइप का डाटा है अदर देन न्यूमेरिकल? सो उनको सर अच्छा किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं अच्छी अच्छा। क्लस्टरिंग या अच्छी क्लासिफिकेशन की? ठीक। असल में दो 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 तीन काम हम इसके लिए कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जितनी क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग की टेक्निक्स हमने देखी हैं, विजुअलाइजेशन को तो छोड़े, वो टेक्निक्स भी उस पर काम नहीं कर सकते जब तक हम उस डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट ना कर लें। ठीक है। आपके जी सर। पास कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं कि जो कैटेगोरिकल डेटा के साथ डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेव बेस्ड क्लासिफायर जो है, जी उसको सर। लिए ज़रूरी नहीं है कि हम डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। अदरवाइज मोस्टली जो जितने भी अप्रोचेस हैं, तो उसके लिए पहले हमें डॉक्यूमेंट्स को या जो भी डेटा सेट है उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो विजुअलाइजेशन के लिए भी वही चीज़ अप्लाई होती है। अगर हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर हमें कुछ और तरह से चलना पड़ेगा। मसलन अगर कैटेगोरिकल डेटा है तो उसके अंदर फिर आगे दो किस्में हैं कि वो ऑर्डिनल है या नॉमिनल है। अगर ऑर्डिनल है तो हम उसको नंबर्स असाइन कर सकते हैं। ठीक है। मसलन यस। अगर आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है हाई मीडियम और लो, तो हम ये इसके अंदर एक ऑर्डर है ना, तो हम इसको नंबर्स असाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑर्डर भी उसके अंदर कैटेगोरिकल भी है और ऑर्डर भी उसके अंदर नहीं है, मसलन सिटीज के नाम है। ठीक है। जी। सिटी में तो आप ये नहीं कह सकते कि कराची को 2 असाइन कर दें और लाहौर को 1 कर दें, क्योंकि कोई ऑर्डर ही नहीं है इनके बीच में। तो इस तरह के डेटा के लिए फिर हम वन हॉट एनकोडिंग यूज करते हैं। ठीक है। जी सर। तो उसके थ्रू वो काम हो सकता है कि अच्छा 1 कितनी दफा आ रहा है, 2 कितनी दफा आ रहा है, तो आप हिस्टोग्राम वगैरह उसका जनरेट कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के लिए कि लाहौर जो है उसको कॉलम या बार के तौर पे दिखा के जिसकी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको आप 10 का बार दिखा दें, फिर 2 का, फिर इस तरह से हम उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका हिस्टोग्राम जो है वो शो करवा सकते हैं। तो ये डिफरेंट इस तरह की काम हम कर सकते हैं। वैसे इमेजेस के अंदर भी आपको पहले न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये सारी टेक्निक्स आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने नॉमिनल डेटा को लाइक सिटीज़ को आपने कहा है कि सिटी नेम्स हैं तो उनको वन हॉट एनकोडिंग करनी होती है, तो हाँ सिर्फ फॉर एग्जांपल डेटा सेट के अंदर कोई एक फीचर हो सकते हैं, कोई एक कॉलम हो सकते हैं सिटीज़ वाला। डेटा बिल्कुल। सेट इन जनरल तो हमारे पास मल्टीपल फीचर्स एंड मल्टीपल उनके कॉलम्स होते हैं। सो एट द सेम टाइम हम सारे डेटा को विजुअलाइज नहीं करा सकते, जस्ट विजुअलाइजिंग एंड वन कॉलम, एक कॉलम की बजाय हम सारे डेटा को विजुअलाइज करा सकते हैं ताकि हमें पता चले कि किस टाइप का डेटा है। अगर आप न्यूमेरिक सारा डेटा ही आपके पास कैटेगोरिकल है तो फिर इसी तरह की अप्रोचेस को आपको मिलाना पड़ेगा, वरना मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो सेंस बना सकता है। मसलन अगर हम टेक्स्ट को देख ले तो जी आप सर। वर्ड क्लाउड वगैरह और वो चीज़ें विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हम एक्सपेरिमेंटेशन के लिए या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वो जस्ट वो विजुअली एक मतलब एक विजुअल अपीयरेंस के लिए होती है, उसकी वैल्यूज के ऊपर आप कोई चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ना वो वर्ड क्लाउड वगैरह जो होते हैं कि जो वर्ड जितना ज्यादा रिपीट होता है वो जरा ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, बड़ा होता है, बाकियों यस का सर। फॉन्ट साइज छोटा होता है। वो जस्ट दिखाने के लिए होता है, लेकिन उससे आप साइंटिफिकली कोई चीज प्रूव नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर आपके पास नॉन न्यूमेरिक डेटा है और आप उसको विजुलाइज करवाना चाहते हैं, तो आप इस तरह की कोई अप्रोच तो यूज कर सकते हैं जिससे वो विजुलाइज हो जाएगा। जी लेकिन सर। फॉर साइंटिफिक रीजंस दैट डजंट मीन एनीथिंग। आप उसकी वजह से अपने रिजल्ट्स को उसकी बिना पे जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको न्यूमेरिक वैल्यूज ही चाहिए होंगी। डन हो गया इसमें सर, ओके। हम जनरली जब इस तरह के लेट से अगर मैं टेक्स्ट की अगेन एग्जांपल दूं, तो टेक्स्ट में अगर हमारे पास इस तरह के हो तो हम वर्ड के क्लाउड्स जनरेट कर लेते हैं या उनकी फ्रीक्वेंसीज और हिस्टोग्राम बना लेते हैं। उससे जनरली हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये डेटा सेट किस नेचर का है, डेटा सेट के अंदर कौन से प्रोमिनेंट वर्ड्स हैं। लेकिन अगर हमने अपनी क्लासिफिकेशन की या सेंटिमेंट एनालिसिस की एक्यूरेसी को जस्टिफाई करना है तो उसके लिए हमें वही न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए होंगी। तो ये जो नॉन न्यूमेरिक डेटा की जो विजुअलाइजेशन है वो करने को आप कर सकते हैं।
बट आप उससे अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स के तौर पे उसको नहीं दिखा सकते। ठीक है सर। सो ये हम कह सकते हैं कि कुछ जो टेक्निक्स हैं डाटा विजुअलाइजेशन की वो लिमिटेड हैं कुछ स्पेशल काइंड ऑफ डेटा सेट के लिए। सॉरी, दोबारा बताएं। सर ये जो टेक्निक्स हैं डाटा विजुअलाइजेशन वाली, हाँ। लाइक 2D प्लेन को हम उसको विजुअलाइज करा सकते हैं, तो कैटेगोरिकल या नॉमिनल डेटा के लिए हम ये काम नहीं कर सकते। वी कैन से कि वो टेक्निक्स जो है लिमिटेड है टू सम काइंड ऑफ डेटा सेट, टू सम काइंड ऑफ डेटा टाइप्स। असल में टेक्निक्स की कमी नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। हम जो कंप्यूटर साइंस में रिसर्च करते हैं तो हमारी रिसर्च होती है क्वांटिटेटिव, ठीक है। जी और आप जो इस तरह की विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं वो क्वालिटेटिवली चीज़ों को डिस्प्ले करती हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो फॉन्ट साइज के ये टेक्स्ट बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू द अदर वर्ड जो उसके साथ साइड पे लिखा हुआ है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च हम नहीं कर रहे हैं, हम जितने भी लोग आप सारे काम कर रहे हैं सब क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। हमने ये करने का एक्यूरेसी 82.5 है, मैं जो 2.7 पे मैंने लेके जानी है। जी तो सर। जब आप क्वांटिटेटिवली काम करते हैं तो फिर ये टेक्निक्स की कमी नहीं है, ये हमारी मजबूरी है कि हम उन सारी टेक्निक्स पे विजुअलाइजेशन की हैं या दूसरी उस पे हम नहीं जा सकते जो क्वालिटेटिवली चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है यहाँ पे अप्लाइड कंप्यूटर साइंस में कि हमने चीज़ों को क्वांटिटेटिवली दिखाना होता है। सही हो गया सर, सही। यानी वो टेक्निक्स हैं और वो चीज़ों को विजुअलाइज भी कर देंगी, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आपके रिजल्ट्स को तभी माना जाएगा जब आप एग्जैक्टली बता दें कि ये मैंने इसमें 0.5 इम्प्रूवमेंट लाई है। जी सर। और जो इस तरह की जो क्वालिटेटिव विजुअलाइजेशन है वो आपको ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकती कि एग्जैक्टली कितना फ़र्क आया है। डन है सर। ठीक है। तो ये बेसिकली ये फ़र्क है कि आपकी लेट से वो साउंड वो वर्ड क्लाउड तो आपका बेहतर हो जाए, लेकिन उससे हम नंबर्स में जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कितनी बेहतरी आई है। उसके लिए आपको उसी पे जाना पड़ेगा, कोई एरिया अंडर द कर्व, कोई जो है प्रिसिशन रिकॉल वगैरह, उसी की विजुअलाइजेशन से ही काम चलेगा। ठीक है सर, एक और तो पॉइंट, मतलब साइंटिफिक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ हमारे काम की नहीं होगी आपके तो। काम की नहीं है। हाँ हाँ, ऐसी टेक्निक्स भी हैं और वो चीज़ों को विजुअलाइज भी कर देंगी, लेकिन आपका फ़ायदा नहीं होगा। आपने रिसर्च पेपर के अंदर अगर उसको डालना है तो आप इंट्रोडक्शन वगैरह के अंदर तो उसको डाल सकते हैं कि ये देखें हमने जो फीचर्स निकाले उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है हम। लेकिन आखिर में अपने एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आपको क्वांटिटेटिव वैल्यूज और उसके ग्राफ्स ही चाहिए होंगे। सही है सर, डन हो हाँ। गया। अरशद, आपने कुछ पूछना था? यस सर, और एक जी जी। क्वेश्चन था यही ये क्लासिफायर के हवाले से। तो जी ये आपने पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक की बात की थी। जी। जी। पैरामीट्रिक के बारे में आपने उसमें कहा है कि इट ऑलरेडी हैज अ सॉल्यूशन। हाँ हाँ ठीक, हाँ। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं सर, लाइक सॉल्यूशन उसके पास हर डायमेंशन में उसके पास प्रोवाइडेड होगा कैसे? अच्छा, ये मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम यहाँ से थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर। ये इस तरह से इस वीक या वीडियो देख लें, फिर अगले मंडे को हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी? यस सर। अच्छा। यस सर। अच्छा, अब ऐसा है कि लेट से हम लीनियर क्लासिफायर की बात करते हैं, ठीक है। तो लीनियर क्लासिफायर क्या है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिस तरह से हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा मशीन लर्निंग के सिंबल्स यूज करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब है कि y जो है ये बेसिकली h है, एक फंक्शन है। किस चीज़ का फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। और ये थीटा का फंक्शन जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मशीन लर्निंग में ज़्यादातर ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, ठीक है। यस। अब ये थीटा नॉट क्या है? ये हमारा सी है। वाई सी को हम क्या कहते थे लाइन में? वाई इंटरसेप्ट कहते थे, यस सर। ठीक है। और यहाँ पे ये थीटा वन जो है दिस इज बेसिकली एम, जिसको हम स्लोप कहते हैं लाइन की इक्वेशन में, बिल्कुल। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? दिस इज अ लीनियर क्लासिफायर। और इसको जब आप कुछ डेटा इंस्टेंसेस ऐसे लेंगे, ये कुछ सर्कल्स हैं,
और ये कुछ स्क्वायर्स हैं, सॉरी ट्राइंगल्स हैं। जब इसको ये इक्वेशन मिल गई तो इसने क्या किया, इसने एक ऐसी लाइन ड्रा कर ली, ठीक है सर। ठीक है। ये लाइन ड्रा कर रही, उसको कुछ एक्यूरेसी मिल गई, उसने क्या किया कि नहीं ये लाइन ठीक नहीं है, फिर उसने थोड़ी सी घुमा के देखी, करते करते फिर आखिर में वो इस फैसले पे आ गया कि ये लाइन जो है ये सबसे बेहतर सेपरेशन दे रही है, ठीक है। ठीक है सर। अब ये लाइन जो है ये मेरे एक्स और वाई एक्सिस हैं, तो इसका जो जहाँ पे ये वाई को कट करता है वो मेरा वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, वो यहाँ पे थीटा नॉट की वैल्यू होगी, ठीक है। यस सर। और ये लाइन जो है ये इस तरह से उल्टी है, तो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव में होगा। सो लेट से ये यहाँ पे इसको कहीं पे 70 पे कट कर रहा है, तो मेरी जो इक्वेशन होगी एच थीटा वो इस तरह से होगी 70 प्लस स्लोप जो है वो नेगेटिव में होगी, तो ये कुछ इस तरह से होगा माइनस लेट से उसकी वैल्यू जो है वो 0.75 है एक्स। तो ये मेरे पास इस तरह की इक्वेशन आ गई, इसको हम कहते हैं कि मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है। ठीक। तो हमने इन थीटास की या इन पैरामीटर्स की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ ट्रेंड मॉडल। ठीक है सर। ठीक हो गया। अब हम क्यों कहते हैं कि ये बेसिकली एक पैरामीट्रिक अप्रोच है, हम क्यों कहते हैं कि ये पैरामीट्रिक है और ये फिक्स, इसको सोल्यूशन पहले से पता था। उसकी वजह ये है कि हमने कहानी शुरू की थी लाइन के इक्वेशन से, ठीक है। तो इस पूरे एल्गोरिदम ने क्या किया, ये जब लाइन को घुमा रहा था कि अच्छा ये लाइन भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, और आखिर में यहाँ पे जाके रुक गया। इसने बेसिकली इन दो थीटास की वैल्यूज ढूंढनी थी कि वो कौन सी थीटास की वैल्यूज होंगी जिसमें ये लाइन ऐसे पोजीशन हो जाए जिससे कि मुझे बेस्ट सेपरेशन मिल जाए इन दोनों क्लासेस के बीच में, ठीक है। तो सॉल्यूशन की टाइप जो है वो पहले से इसने यानी पहले से इसने ये बिलीव किया हुआ था कि सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी लीनियर। तो ये लीनियर से बाहर कुछ ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, इसका मेन फोकस ये था कि लीनियर क्या होगा कि इस लाइन की जो 360 डिफरेंट ओरिएंटेशंस है उसमें से वो बेस्ट ओरिएंटेशन कौन सी होगी जो मुझे यहाँ पे सेपरेशन दे। लेकिन मेरे पास यहाँ पे अगर कुछ और डेटा है, ये मेरे पास कुछ सर्कल्स हैं और ये मेरे पास कुछ ट्राइंगल्स हैं। अब अगर मैं इस पे लीनियर वो क्लासिफायर ट्रेन करूंगा तो वो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, वो कुछ भी कर ले एक्यूरेसी को एक खास पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। तो उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे लीनियर के बाहर भी कुछ ट्राई करना चाहिए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इट स्टार्ट्स विद द सॉल्यूशन इन माइंड, कि इसने पहले से ये बिलीव किया हुआ है कि द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी अ लीनियर सॉल्यूशन। और फिर ये ट्रेनिंग किस लिए करता है कि अब वो लाइन कहाँ पे होगी, सिर्फ ये डिसाइड करना है इसने, बाकी ये पहले से मान के बैठा है कि सॉल्यूशन जो है वो लीनियर होगी। सही है सर। फिर तो ये अच्छा। नॉन पैरामीट्रिक ज्यादा बेहतर नहीं हुआ इसके मुकाबले में? अच्छा हाँ वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ये सारे न्यूरल नेटवर्क्स और डीप न्यूरल नेटवर्क्स जो इतने अच्छे सॉल्यूशंस दे रहे हैं वो भी पैरामीट्रिक अप्रोच है। यानी आप देखें कि ये मेरे पास एक डीप न्यूरल नेटवर्क है, यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। मैं आपको थोड़ा सा उसको जो है एक्सपैंड करके बताता हूँ कि ये मेरे पास इनपुट लेयर है और ये मेरे पास हिडन लेयर्स है और ये आउटपुट लेयर है, ठीक हो गया। और ये सब आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं। अब जब मैं इस मॉडल को ट्रेन करता हूं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, हेलो, यस सर, यस सर, सुन रहा हूँ। ठीक है तो सर। यहाँ से मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि मेरे पास हिडन लेयर्स कितने होंगे, और मैंने ये भी पहले से डिसाइड किया हुआ है कि इन एक एक लेयर के अंदर कितने नोड्स होंगे, ठीक हो गया। यस सर। इसका मतलब यह कि मैंने सॉल्यूशन को उसी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि सॉल्यूशन की टाइप यही होगी। अब आपने मुझे सिर्फ ये ट्रेनिंग में हम सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा आप किस एज की क्या जो है वेट इसका क्या होगा किस किस एज का। तो बेसिकली ट्रेनिंग में हम इन एजेस के वेट्स डिटरमिन करते हैं, आर्किटेक्चर चेंज नहीं होता। इस वजह से मॉडल के वो सारी चीजें जो ट्रेनिंग के दौरान नहीं चेंज होती उसको हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स। हाइपर पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स हैं कि जो ट्रेनिंग के दौरान चेंज नहीं होते। मतलब जब हम इस मॉडल को ट्रेन कर रहे थे इसके नंबर ऑफ लेयर्स चेंज नहीं हुए, इसके नंबर ऑफ नोड्स पर लेयर चेंज नहीं हो रहे थे,
ठीक है। तो Yes, इस तरह से न्यूरल नेटवर्क्स और इसके जितने वेरिएंट्स हैं वो भी सारे पैरामीट्रिक अप्रोचेस हैं कि हम पहले से एक सॉल्यूशन डिजाइन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि अब उसके मुताबिक जो है क्या आता है। अगर हमारे पास अच्छा रिजल्ट्स नहीं आता, ट्रेनिंग कंप्लीट होगी फिर भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं आता, फिर हम शुरू से फिर कोई नई लेयर डाल देते हैं, कोई नई आर्किटेक्चर के अंदर चेंज करते हैं और फिर शुरू से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि आपने जब एक आर्किटेक्चर डिफाइन कर दिया और आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, उसके दौरान आर्किटेक्चर चेंज नहीं होगा। ठीक सर, ठीक ठीक। हाँ, तो बाकी उसकी जो है इस तरह से नॉन पैरामीट्रिक अप्रोचेस बेहतर हैं, लेकिन अगर आपके पास एक पैरामीट्रिक अप्रोच है जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो जनरली जितने आपके पास, अब यहाँ पे देखें कि ये पैरामीटर्स क्या हैं, ये वो सारे थीटास हैं जिसको अभी हमने यहाँ पे एक लाइन के लिए देखा कि जिसके अंदर हमारे पास ये 2 थीटास थे। तो यहाँ पे आप एज्यूम कर लें कि जितने एजेस होंगे उतने आपके पास थीटास होंगे। तो अगर ये थीटास या ये पैरामीटर्स आपके पास लाखों में चले जाते हैं सो स्टिल मॉडल काफ़ी बेहतर हो जाता है और वो कुछ हद तक कॉम्प्लेक्सिटी को टैकल कर सकते हैं। इस वजह से पैरामीट्रिक अप्रोचेस जो हैं दे आर डूइंग वेल जब वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। फिर इसके या अंदर सर, हमारा जी जी हम तब यूज करते हैं जब ऑलरेडी एआई के पास या मशीन लर्निंग आपका ऑब्जेक्टिव मालूम हो, सॉल्यूशन आपको मालूम हो, तो पैरामेट्रिक अप्रोच है। नहीं, अगर वो हम एक रॉन्ग क्लस्टरिंग हमारे पास हो रही है या उस क्लासिफायर क्रिएट हो रहे हैं, तो फिर हम नॉन पैरामेट्रिक अप्रोच की तरफ जाते हैं। इसी तरह जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया कि यहाँ पे आप एक पैरामेट्रिक अप्रोच के साथ जा रहे थे, आपने क्या किया, आपने ये फंक्शन स्टार्ट किया थीटा नॉट प्लस थीटा 1x और आपने पूरी तरह लाइन को घुमा दिया, ठीक है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन लेट से आपको 70% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं दे रहा था, ठीक है। यस सर। अब जब आपके पास ट्रेनिंग की भी एक्यूरेसी कम हो और टेस्टिंग की भी कम हो, ठीक है, यस ट्रेनिंग सर। और टेस्टिंग दोनों की एक्यूरेसी अगर आपके पास कम आ रही हो तो इसका मतलब ये है कि आप अंडर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक। उसका मतलब ये है कि आपका मॉडल इतना सिंपल है कि वो प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ ही नहीं रहा, इसलिए वो ट्रेनिंग में भी कोई खास एक्यूरेसी नहीं दे रहा और टेस्टिंग में भी कोई खास एक्यूरेसी नहीं दे रहा। तो जब पैरामीट्रिक अप्रोचेस में आपके पास इस तरह का सिनारियो हो कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग आपने स्प्लिट लगाया ट्रेनिंग और टेस्ट का और दोनों में ही एक्यूरेसी कम आ रही है, तो अब आप अगला काम आप क्या करोगे, आपने प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना है। अब आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास डेटा सेट के अंदर ये एक्स जो मैं यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि डेटा सेट के अंदर एक ही फीचर है, तो मैं डेटा सेट के अंदर फीचर्स तो नहीं बढ़ा सकता क्योंकि डेटा सेट तो जो भी गिवन है हमने उसी के साथ आगे जाना है, लेकिन मैं अपने फीचर्स यहाँ पे इसका बढ़ा सकता हूँ कि ये थीटा नॉट प्लस थीटा 1x प्लस थीटा 2x स्क्वायर, ये मैंने अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा पैरामीटर उसके अंदर डाल दिया है। ठीक सर, ठीक है। उससे क्या होगा, अब ये लाइन सीधी नहीं रहेगी, अब ये थोड़ा सा कर्व इस तरह से ये मुझे देगी और फिर जब मैं उसको घुमाऊंगा तो एक पॉइंट पे ये मुझे बेहतर सोल्यूशन दे देगा। सही है। तो ये हमने क्या किया, हमने एक सिंपल मॉडल लिया, उसको ट्रेन किया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ, ट्रेनिंग की भी एक्यूरेसी कम आ रही थी, टेस्टिंग की भी कम आ रही थी, तो हमने क्या किया, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया, उसके अंदर और फीचर्स और ये पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस किए, तो उससे क्या हुआ, हमारा मॉडल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। और जब हम ये जो है ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपको इस तरह का कोई कर्व देगा और उसको फिर आप 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो ये फिर अगर इससे भी हमारा काम नहीं होता तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे थीटा 3 और एक्स क्यूब इंट्रोड्यूस कर लें। अब हमारी लाइन के अंदर दो इस तरह से बैंड्स आएंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास डेटा कुछ इस तरह से है कि ये मेरे पास कुछ सर्कल्स हैं और ये मेरे पास कुछ ट्रायंगल्स हैं, तो अब मेरा मसला जो है वो इस तरह से दो कर्व से आराम से हल हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे और फिर एक टाइम पे वो हमें सोल्यूशन बेहतर होता जाएगा। सही है सर, थैंक यू। अच्छा, फिर इसका दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपने बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल ले लिया, प्रॉब्लम सिंपल था लेकिन आपने प्रॉब्लम मॉडल काफी कॉम्प्लेक्स ले लिया है, उससे होगा ये कि आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो बहुत ऊपर को चली जाएगी, ठीक है, और टेस्ट एक्यूरेसी आपकी नीचे चली जाएगी। अगर ये सिनेरियो है तो इसका मतलब है कि आप ओवरफिटिंग कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। और उस केस में भी अब आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा मॉडल को सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इस तरह से कोई हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल यूज कर रहे हो
तो आपने थोड़ा सा रोल बैक करना है, उन चीज़ों को उड़ाना है, इनको हटा देना है ताकि आपका मॉडल सिंप्लीफाई हो जाए, फिर और भी सिंप्लीफाई करना है, इसको भी उड़ा दें। तो इस तरह से आपका जो सोल्यूशन है वो सिंप्लीफाई होता जाएगा और ये टेस्ट की एक्यूरेसी ऊपर होती जाएगी। अगर इसको हम विजुअलाइज करें तो उसका वो इस तरह की एक मिसाल होगी कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पे ये कुछ इंस्टेंसेस हैं इस तरह से। ठीक है, तो यस सर। तो अगर आप कोई सिंपल सॉल्यूशन यूज करेंगे तो वो उसका इस तरह से सेपरेशन देगा, और वो ठीक है, आपको कोई 90-85% एक्यूरेसी मिल जाएगी, विच इज़ गुड इनफ। लेकिन अगर आपने मॉडल को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लिया तो अब वो क्या करेगा, वो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए वो इस तरह हो जाएगा। इस तरह का मॉडल भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग, कि आपका मॉडल जो है वो ट्रेनिंग इंस्टेंसेस को बहुत क्लोजली पास कर रहा है। ठीक है, यस सर। अब सिर्फ इन दो इंस्टेंसेस की वजह से इसने ये सारा रीजन जो है ये इसके साथ एकोमोडेट कर दिया है, और अब ये सर्कल, और अब यहाँ पे जितने भी ये ट्राइंगल्स हैं टेस्ट केस में वो सारे जो है वो क्लासिफाई होंगे एज सर्कल्स। इस वजह से सिर्फ इस ट्राइंगल की वजह से इतने इधर जितने सर्कल्स होंगे टेस्ट इंस्टेंसेस में वो सारे क्लासिफाई होंगे एज ट्राइंगल। यस सर। तो आप जितनी हेलो हेलो, कॉम्प्लेक्स। अस्सलाम वालेकुम जी जी, वालेकुम सलाम। सर। ये दोबारा समझा देंगे सर प्लीज। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि देखिए, आप जितना कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज करेंगे उतना वो ट्रेनिंग टेस्ट डेटा को ज्यादा क्लोजली बिलीव करेगा। ठीक है, अगर मेरे पास ये देखें, सही। अगर हम ऐसा मॉडल चाहते हैं कि वो जेनेरिक सारे डेटा के लिए ठीक काम करे, हमने, अगर ये मेरे पास ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है, जी। तो हम ऐसा मॉडल चाहते हैं कि वो जेनेरिक हो जितना हो सके। ठीक है, जनरल या कम्प्लेक्सिटी जनरलाइज कम मॉडल। हो सर। हाँ, कम्प्लेक्सिटी कम हो सर। कॉम्प्लेक्सिटी जी हाँ। जितनी कम हो हम उसको ज़्यादा फेवर दो वजहों से करते हैं। एक तो उसके लिए ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा नहीं चाहिए होता, सेकेंडली उसकी जो ट्रेनिंग टाइम है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट, वो भी उसकी कम होती है। तो अगर मेरे पास दो मॉडल्स हैं और एक जनरल मॉडल है जो मुझे 85% एक्यूरेसी दे रहा है, दूसरा जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो मुझे 87% एक्यूरेसी दे रहा है, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि जो थोड़ा सा एक्यूरेसी कम दे रहा है लेकिन जनरलाइज्ड वर्जन है। ठीक है, तो अब ये एक जनरलाइज्ड मॉडल है, और ये क्यों जनरलाइज्ड है, क्योंकि ये इग्नोर कर रहा है, यहाँ पे ये जो एक ट्राइंगल है इसको ये गलत क्लासिफाई कर रहा है या गलत वो है, लेकिन इसको इग्नोर कर रहा है। यहाँ पे ये दो सर्कल्स हैं, इनको इग्नोर कर रहा है। तो ये इस तरह का मॉडल जो है ये जनरलाइज्ड है। तो अब अगर हम इस मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको इंक्रीज कर दें तो ये मॉडल इस तरह का हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि नहीं, ये मॉडल जो है इसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी 100 पे चली जाए, तो अब जब ये मॉडल इस तरह का हो गया कि नहीं ये भी ठीक क्लासिफाई होना चाहिए, फिर इधर आ गया और ये इस तरह का एक क्लासिफायर हमने ट्रेन कर दिया है। अब क्या हुआ कि इस ट्रेनिंग डेटा के ऊपर हमारा क्लासिफायर तो ट्रेन हो गया और ट्रेनिंग की एक्यूरेसी जो है वो चली गई 100 के ऊपर। लेकिन अब मसला क्या है कि अब हमने इसको टेस्ट डेटा दिखाया जो इसने पहले से नहीं देखा हुआ था, तो उसका मसला ये आ गया कि यहाँ पे जितने भी ट्राइंगल्स थे, अब आप देखें कि वो ट्राइंगल्स के रीजन में लाई कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू सर्कल्स ये सारे ट्राइंगल्स अब सर्कल्स क्लासिफाई हो, क्योंकि हमारा डिसीजन, हमारी बाउंड्री यहां तक आ गई है। ठीक है ना, तो अगर ये ग्रीन में, मेरे पास ये जो ग्रीन में है, अगर इनको मैं कहूँ ये मेरा टेस्ट डेटा है, जो रेड में है वो ट्रेनिंग है और जो ग्रीन में है वो टेस्ट डेटा है, तो ये सारे ट्राइंगल्स गलत क्लासिफाई होंगे, इन सबको ये सर्कल कहेगा क्योंकि ये बाउंड्री के इस तरफ है और इस तरफ मेरे पास सर्कल्स हैं। और अगर इसके मुकाबले में आप इस वाले क्लासिफायर को देखते जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो इसकी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी उससे कम थी लेकिन इसकी टेस्ट की एक्यूरेसी उससे ज्यादा होगी। ठीक है, सर ठीक है, सिंपल। तो सर विजुअलाइजेशन आप जिस तरह करके दिखा रहे हैं हमें समझ आ रही है, हाँ बट प्रैक्टिकली जब हम डाटा सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे, डाटा सेट उसमें सपोज मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो सर हमें वहाँ पे किस तरह पता चलेगा कि मॉडल हमारा जनरलाइज है या ओवरफिट कर रहा है, अंडरफिट कर रहा है?
देखिए, जब आप डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो मैंने तो आपको सिंपल बात बता दी कि आप एक अपना जो है फंक्शन डिफाइन करेंगे। लेट से आप न्यूरल नेटवर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पहले से एक आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे ना। जी सर। जब आर्किटेक्चर आपने डिफाइन कर लिया है और आपने फिर क्या किया, डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट कर दिया कि ये मेरा ट्रेनिंग का पार्ट आ गया, ये टेस्टिंग का हो गया। जी सर। ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि ट्रेनिंग की एक्यूरेसी जो है वो 97% आ रही है और टेस्टिंग की एक्यूरेसी जो है वो 62% आ रही है, सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आप ओवरफिटिंग कर रहे हो। सही। हाँ, ठीक है। इसकी ये असल में ऐसा होता है कि आप अगर आपने लेट से कैट्स और डॉग्स के बीच में क्लासिफाई कर रहे हैं, या आप लेट से सिर्फ कैट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं येस और नो में, या ये कैट है और ये कैट नहीं है, ठीक है। यस सर। तो जब आप ट्रेनिंग की एक्यूरेसी को 100 पे ले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके मॉडल ये समझ के बैठा है कि जो कैट्स मैंने देखी हैं बस वही कैट्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कैट हो सकती। तो उसको थोड़ी सी भी कोई डिफरेंट चीज नजर आएगी, वो कहे कि नहीं ये तो कैट नहीं है। तो वो बेसिकली जो मैं आपको यहाँ पे ये जो डिसीजन बाउंड्री दिखा रहा हूँ, वो उसने आपके ट्रेनिंग डाटा को इतना क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि वो उसके अलावा किसी चीज को कैट मानने को तैयार ही नहीं है। यस सर। ठीक है। तो ये जब आपके पास ट्रेनिंग और टेस्ट के एक्यूरेसी के बीच में ये जो क्लियर इतना डिफरेंस आएगा, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि आपका मॉडल जो है वो ओवरफिटिंग की तरफ जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने आर्किटेक्चर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बीच में से लेयर्स कम करेंगे, लेयर्स के अंदर नोड्स कम करेंगे और फिर ये काम करेंगे। सो अगर ये एक्यूरेसी नीचे जा रही है और ये ऊपर को जा रही है, सो दैट इज एन इंडिकेशन के आप अच्छी सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था जितना आपने एज्यूम किया हुआ था। अगर ये चीज़ है, ओवरफिटिंग का मतलब ये है कि आप जितना सोल्यूशन होना चाहिए आप उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का सोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। सही सर। अगर आपके पास दोनों एक्यूरेसी कम आ रही है, ट्रेनिंग की भी कम है और टेस्टिंग की भी कम है, ये भी कोई लेट से 70% आ रही है और ये भी 72% आ रही है, दोनों एक्यूरेसी कम है, तो इसका भी ये मतलब है कि आपका मॉडल जो है वो आप अंडर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं। आपका प्रॉब्लम जो है वो इससे कॉम्प्लेक्स है, आप सिंपल मॉडल यूज कर रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सर ऐसा भी हो सकता है कोई डाटा सेट किसी बंदे ने जिसने उठाया डाउनलोड किया डाटा सेट इतना खराब है उसके ऊपर कोई बंदा जो सा भी मॉडल अप्लाई करता है वो फॉर एग्जांपल 50 to 60 में एक्यूरेसी दिखाता है। सो वी कैन से दैट डाटा सेट में प्रॉब्लम है या सारे मॉडल ही उसको जो है अंडरफिट कर अच्छा, रहे हैं। अब ये अच्छा है कि ये बात आपने कर दी। ये जो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि इस डेटा का कोई 97, 98, 92% सोल्यूशन अवेलेबल है। कोई भी रिजल्ट अच्छा बुरा जो है वो नहीं होता, वो तभी होता है जब हमारे पास उसके कंपैरिजन में कोई चीज़ हो। ये सारे जो हम रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं, दिस इज ऑल रिलेटिव। ठीक है। तो जी अगर सर। मेरे पास एक डेटा सेट है और उसके अंदर किसी ने 62% रिजल्ट्स कभी पहले अचीव नहीं किए, सो वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट एज अ गुड रिजल्ट। लेकिन दूसरा मॉडल है जिसमें 97% एक्यूरेसी जा रही है, तो फिर उसमें हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जो कम से कम 97 तक अचीव करे। तो आप जो बात कर रहे हो ना, कुछ जी सर। प्रॉब्लम्स इतने डाइवर्स होते हैं कि उसका सोल्यूशन जो है वो 70-80% से ऊपर जा ही नहीं सकता। तो उस केस में आपने ये देखना है कि अच्छा मैं चले मेरे एक्यूरेसी तो बेहतर नहीं आ रही, बाकी लोगों ने क्या किया है। तो अगर बाकी लोगों की एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, इट मीन्स कि आपके मॉडल के अंदर प्रॉब्लम है। अगर बाकी लोगों की भी कम आ रही है, तो इट मीन्स कि ये डेटा सेट ही बड़ा चैलेंजिंग है और उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाना भी बड़ी बात होगी। सही सही। सर फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर्स में एक्यूरेसी मेंशन होती है, कुछ मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं। हाँ तो उनके ऑथर से मैंने कांटेक्ट किए कि एक्यूरेसी आपने किस तरह इतनी फॉर एग्जांपल 85% की है। आप हाँ मुझे कोड वगैरह सिमुलेट करके दिखा दें टीम व्यूअर पे अगर आप कोड नहीं सेंड करना चाहते। सो दे डायरेक्टली सेट कि हमारा प्राइवेसी कंसर्न्स एंड प्राइवेसी इश्यूज, हम कोड ना शो करा सकते हैं ना आपको सेंड कर सकते हैं। सो हाउ डिड मतलब रिसर्चर्स कम्युनिटी बिलीव करती है कि रिसर्च पेपर्स में जो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं ये सही है कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई दूसरा बंदा अगर कंपेयर करना चाहे तो। अच्छा, जनरली हाँ, कुछ लोग अपने कोड और वो चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ नहीं करते। तो आप फिर ये कर सकते हैं कि जो उन्होंने अपने मॉडल, यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के पार्ट के अंदर अपने मॉडल का सारा जो प्रपोज वर्क के अंदर अपना मॉडल दिया होगा और एक्सपेरिमेंट के अंदर उसकी जो सारी ट्रेनिंग का जो सारी सेटअप वगैरह है वो दिया हुआ, किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं, कितना ट्रेनिंग टेस्ट का स्प्लिट क्या रखा, वो सारा। तो उसी चीज़ को आप खुद रेप्लिकेट करके वो रिजल्ट्स दोबारा जनरेट करके आप देख सकते हैं। तो वो चीज़ है, अगर वो शेयर नहीं कर रहे तो फिर आपको उनकी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको रेप्लिकेट करना पड़ेगा।
और सर इन केस ये रिप्लिकेट करने के बावजूद वो कुछ भी नहीं आ रहा है, एक्यूरेसी उन्होंने 85% शो की है, तो हमारे पास कोई 70 आ रही है फॉर एग्जांपल, सो इस केस में फिर क्या करेंगे सर? उसको छोड़ दें रिसर्च पेपर को, कंपैरिजन ना करें उनके साथ? हाँ, असल में आप देखें कि वो कितनी अच्छी जगह पे पब्लिश हुए हैं, क्योंकि आजकल तो जितनी अच्छी जगह पब्लिश होते हैं वो आपसे मांगते हैं कि आप अपना कोड डेटा सेट वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करें। तो एक एक तो ये है कि आपने जो कहा कि एक्यूरेसी शायद मेंशन ही ना की हो, तो असल में सबका टारगेट एक नहीं होता, कुछ जो है वो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में लगे होते हैं, कुछ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में लगे होते हैं, मतलब डिफरेंट रिसर्च के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अगर आप एक्यूरेसी इंप्रूव करें तो पहले तो आप सिर्फ उन पे फोकस करें जिनका टारगेट भी एक्यूरेसी इंप्रूव करना है, और फिर उनमें से जो अच्छे पेपर्स हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली उनके रिजल्ट्स जो हैं वो रेप्लिकेट होने चाहिए। सेट है सर। सर ये क्लियर हो गया, अंडर फिटिंग क्लियर है और ओवर फिटिंग भी क्लियर है सर। सिंपल मॉडल, कॉम्प्लेक्स मॉडल, यहाँ तक सर चीज़ें क्लियर है। और ठीक है, और कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? सर वो कोडिंग जो आपने वीडियोस में कराई है वो मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं की। आई वुड ट्राई अच्छा, कि इस वीक में पूरा करके फिर आपसे जो क्वेश्चंस होंगे कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोड में अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझसे पूछ लें, और मैं आपको साथ साथ ये वीडियोस वगैरह वो देता रहूँगा, बस वो आप देखते रहें, और इस क्लास के अंदर फिर हम इस तरह से डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। क्योंकि सर एक छोटी सी बात है, वो वीडियोस के अंदर टॉपिक बहुत ज़्यादा हो गए थे, आई मीन क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग के। ये तो मॉडल हमें हाँ, लेकिन वो लास्ट वो मैंने पिछले वीक और उससे पिछले वीक का वो दिया हुआ है ना, 2 हफ्तों के लिए। ठीक है, ठीक है सर। आई मीन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे मॉडल्स डिटेल्स में कवर्ड होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी? एग्जाम में ऐसा है कि शायद आपका सेशनल 1 और 2 एक ही साथ एक ही दिन एग्जाम आ जाए, जी सर। तो बस आप इसको ऐसे एज्यूम कर लें कि ये आपका सेशनल 1 + 2 दोनों का सिलेबस जा रहा है। सर मैं इन डेप्थ बात कर रहा हूँ यानी वीडियो। अगर 1 में, हाँ, इन डेप्थ तो वही होगी जितना वो वीडियोस के अंदर कवर किया है, उससे ज़्यादा नहीं होगा इसमें। तो आप देख लें तो मोस्टली एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ज़्यादातर चीज़ें, थोड़ी सी मैथमेटिकल बैकग्राउंड है और फिर एप्लीकेशन है उसकी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक हो गया जी। ठीक है सर, आई हैव नो मोर क्वेश्चंस। मैं ओके जी, और कोई क्वेश्चन है किसी के? नो सर, फिलहाल और तो नहीं, मेरे नहीं है, और किसी के हो। अच्छा चलें, ठीक है, आप बाकी वीडियोस देख लें फिर। जी नहीं, सर उसका माइक में से ऑन है वो, I think। अच्छा चलें, ठीक है, आप वीडियोस बाकी देख लें तो फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं अगले हफ्ते पर। ओके सर। ओके सर, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।